देना। चलो बच्चे जरा जल्दी से बात बंद करो और सारे के सारे बोर्ड पे देखो। थर्ड चैप्टर कल स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, जिसमें केवल बेसिक बताया है। उसके बाद से मेजर पार्ट सारा आज शुरू होना है। अच्छे सुनना, कॉपीज को बंद कर दो। जो एग्जाम्पल्स में कोट करूं उन्हीं एग्जाम्पल्स से चैप्टर को ध्यान रखना, उससे थोड़ा सा चैप्टर आसान हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से पहले एग्जाम्पल्स को सीखना, उसके बाद फिर लिखाएंगे जो पार्ट लिखाने का होगा। दो तरीके के मीडियम्स होते हैं, एक जिसको कहते हैं रेयरर, एक जिसको कहते हैं डेंसर। रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा, डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम। वेलोसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वेलोसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तीन मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जामिनर नहीं देता, एयर, वाटर और ग्लास। वो ये मान के चलता है कि ये तीन मीडियम्स आपको हमेशा याद रहते हैं, तो ये उन तीन मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। रेयरर और डेंसर दो अलग अलग मीडियम्स हैं। रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। डेंसर मीडियम में मीडियम के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है ये जो रूम जिसमें आप सब बैठे हुए हो, अगर आप सबको मीडियम के पार्टिकल्स मान लिया जाए तो एक बेंच पे तीन, एक बेंच पे दो, दूर दूर बैठे हैं। इसको मेरे हिसाब से रेयरर मीडियम बोला जाएगा, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं। मैं अगर इस रूम में चलना चाहूं तो ये सारी जगह खाली पड़ी है, दौड़ के भी जाया जा सकता है, यानी मेरी वेलोसिटी इस मीडियम में बहुत ज्यादा हो सकती है। टेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। पास पास का एग्जाम्पल 2019 के बाद देखने को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम मिलता है। 2019, 18 ये सब एलन के गोल्डन ईयर हुआ करते थे। इन ईयर्स में खूब भरे भरे बैचेस बनते थे। मतलब बैच बनते क्या थे, एक ऐसा समय चलता था, एक फेज था मेरा MAZY, जिसमें 6 बैच थे, 3 गर्ल्स के 3 बॉयज के। सुबह गर्ल्स के जो 3 बैच आते थे और शाम को 3 बॉयज के जो बैच होते थे, उसमें स्थिति ये होती थी कि सारी बेंचें भरी होती थी, बीच में स्टूल लगा करते थे। यहाँ सारे स्टूल लगा करते थे, बाहर तक स्टूडेंट बैठते थे जिनको कुछ नहीं दिखता था, वो केवल आवाज सुनते थे। यहाँ पर यहाँ बैठते थे, सामने देखते थे, उनको बोर्ड भी नहीं दिखता था, वो सामने वाले की कॉपी में देखते थे। ऐसे पढ़ाई की है बच्चों ने यहाँ पर। मतलब बच्चों का भी एक उस समय गोल्डन एरा रहा है और वो इस पीरियड को भूल नहीं पाते। हो सकता है कि आज की डेट में जो बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा इन चीजों की इंपॉर्टेंस कम समझते हैं। पुराने जो बच्चे हैं वो जैसे भी सिलेक्ट हुए हैं, वो साल के लास्ट में 2 साल, 3 साल, 4 साल, अब 4 साल बाद रिकॉल कर जाते हैं, सर एलन में ऐसा पढ़ा करते थे। वो ये नहीं कहते कि सर कहाँ बैठ के पढ़ते थे, उनका ये रहता है कि सर ऐसे आप लोग ऐसे बोलते थे। कल शाम को एक्चुअली मेरे साथ एपिसोड होकर चुका है, इसलिए आज मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट एंथूस का था जो आजकल एम्स ऋषिकेश में है, तो उसका कल शाम को 4:30 बजे फोन आया, RJ सर। मैंने बोलो। सर आज सर पढ़ा रहे थे
तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली कि एकदम मुझे आपकी याद आ गई, तो मैं आपको फोन कर रहा हूं। मैंने कहा यार ऐसा क्या बोल दिया? कि सर उन्होंने कहा चैप्टर को कंसेप्चुअली समझना, रटना मत। ये आप ही बोलते थे एलन में। बस 2 मिनट बात की, सर अब मैं क्लास में जा रहा हूं, फिर बात करूंगा रात को दोबारा। केवल इतनी सी बात। फिर रात को फिर हमारी बात हो नहीं पाई, क्योंकि रात को 9 बजे के बाद मैं फोन पिकअप नहीं करता अक्सर, क्योंकि वो फैमिली टाइम चल रहा होता है उस समय, न्यूज और ये टाइम्स नाउ मेरा चल रहा होता है। मैं रात को 9 से 10 न्यूज देखता हूँ। तो वो जो समय था वो गोल्डन एरा था। मतलब ऐसे बच्चे हैं जो आज भी इस बात को भूल नहीं पाते। तो वहां पता है क्या होता था? मैं ऐसे चलता था। यहाँ तो बच्चे बैठे हैं बैग रख के, इसके इधर नहीं जा सकता, यहाँ बच्चे बैठे हैं। कभी उनसे बोलते कि बेटा थोड़ा सा उधर हो जा, सर जगह ही नहीं है, क्या करें। एक फेस में 2100 बच्चे थे और 6 बैच थे। एक बैच की स्ट्रेंथ होती थी 350 और रूम की कैपेसिटी होती थी 240। 110 कैसे बैठते थे हमको ही पता है। इधर इधर। अच्छा, कोई भी ये नहीं कहता था सर बैठ नहीं पा रहे हम क्या करें। ये एसी भी नहीं होते थे उस समय, तो कूलर थे अपने यहाँ। कूलर में भी बैठते थे, पसीना बह रहा होता था, पर उनको पता था आरजे सर की क्लास अटेंड करना जरूरी है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। आधी फिजिक्स पढ़ाई थी 19 में उन्हीं बच्चों को। उसके बाद से तो खैर कम ही कर दिया, बोले यार अब बस बहुत हो गया। तो वो डेंसर मीडियम था, ये रेयरर मीडियम है। आपके काम की चीज ये रही। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयरर का कम होता है। ये पहचान आपके लिए। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो पानी डेंसर मीडियम है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में कम है, तो पानी रेयरर मीडियम है। एक ही मीडियम डेंसर भी हो सकता है, रेयरर भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। दैट इज, 2 types of medium are being defined in this chapter. जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में आती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स, डेंसर से रेयरर बेंडिंग अवे। सपोज ये एक सरफेस का मीडियम है, एक तरफ रेयरर एक तरफ डेंसर, एक तरफ रेयरर एक तरफ डेंसर। पहले केस में रेयरर से डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स, दिस इज बेंडिंग टुवर्ड्स। दूसरे केस में डेंसर से रेयरर गोइंग अवे, डेंसर से रेयरर गोइंग अवे, दिस इज गोइंग अवे। अगर किसी बच्चे से पूछते हैं कि रेयरर से डेंसर में जाएगी तो व्हाई इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एक आध स्टूडेंट ये कहता है कि सर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसलिए सर वो पहले के कंपैरिजन में पास आ जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आता, तो उसको समझाने के लिए मैं स्नेल्स लॉ का यूज कर लेता हूं। सपोज इसे आई मान लें, इसे आर मान लें। लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो लॉ लिखेंगे आर म्यू डी बराबर म्यू डी बाई म्यू आर बराबर साइन आई बाई साइन आर। कल सिखाया था। आज बताया कि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर से ज्यादा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। बीच में इक्वल का साइन है तो यहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अगर साइन आई साइन आर से बड़ा है तो आई आर से बड़ा होगा। आई आर से बड़ा तभी हो सकता है जब लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स, तभी एंगल आर छोटा होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी देख सकते हैं। तो ये आसान एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा होता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन दो कंडीशंस में नहीं होता। पहली, अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, तब रिफ्रैक्शन नहीं होता। यानी एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। सेकेंड, अगर दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हैं, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम्स आर सेम, अगर दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हुए तो μ1 बराबर μ2 स्नेल्स लॉ से साइन आई बराबर साइन आर, यानी आई बराबर आर, रिफ्रैक्शन नहीं होता। पहले केस में एंगल आई बराबर 0, एंगल आर बराबर 0, लाइट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी, ये रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। दूसरे केस में अगर दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे तो लाइट रे अपने पाथ से मुड़े बिना सीधे चली जाएगी, ये नो रिफ्रैक्शन की कंडीशन। इनके ऊपर जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे बच्चे पहचान नहीं पाते कि क्वेश्चन इसके ऊपर था। जैसे पहली कंडीशन पर इंजीनियरिंग के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन ये है, एक सरफेस है जिसके एक तरफ पानी है, एक तरफ एयर है, एक रॉड आधी पानी और आधी एयर में है। अगर एक आदमी रॉड के टॉप एंड को नॉर्मली देखता है तो बॉटम एंड कैसा दिखाई देगा? दोबारा सुनो। A rod is half dipped in air and half dipped in water. If a person watches the top end of the rod normally, then the bottom end will, चार ऑप्शंस दिए होते हैं। चार ऑप्शन में जो सही आंसर होता है वो आंसर दिया है, द बॉटम एंड विल डिसअपियर। जब रॉड के टॉप एंड को नॉर्मली देखोगे तो रिफ्रैक्शन ना होने की वजह से रॉड मुड़ेगी नहीं, और अगर रॉड मुड़ी हुई नहीं दिखाई देगी तो लोअर एंड दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए आंसर टिक करना होता है, द बॉटम एंड विल डिसअपियर। दूसरे पार्ट पे क्वेश्चन अपने ही मॉड्यूल में गिवन है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बॉल को किसी लिक्विड में डिप कर दें तो बॉल इनविजिबल कब हो जाएगी? चार ऑप्शन में एक आंसर दिया है, जब बॉल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गए तो दोनों मटेरियल सेम हो गए। दो सेम मटेरियल्स को मिला दें तो फिर उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे दो अलग अलग गिलास में पानी, दोनों को एक जग में मिक्स कर दें तो फिर सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको लिखते हैं म्यू से। दूसरा जिसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिखते हैं 1μ2 से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1μ2 से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट रे हमेशा एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में जाएगी जो आपकी चॉइस का कुछ भी हो सकता है। जैसे एयर से ग्लास, एयर से वाटर। पहला मीडियम एयर होना है, दूसरा आपकी चॉइस का कुछ भी हो सकता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों आपकी चॉइस के होते हैं। आपकी चॉइस का मतलब एयर नहीं लेना है, बाकी कोई सा भी हो सकता है। जैसे वाटर से ग्लास, वाटर से एयर, ग्लास से एयर, ग्लास से वाटर। अगर पहला मीडियम एयर ले लिया तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड होता है, जिसका फॉर्मूला लिखते हैं म्यू बराबर सी बाय वी
सी कहलाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, यानी म्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव को 1µ2 से लिखते हैं। 1µ2 का मतलब सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। यहां से म्यू को c/v से रिप्लेस कर दें। ये c/v से रिप्लेस कर दिया। वेव्स में पढ़ते हैं v बराबर n लैम्डा। कल बताया था कि फ्रीक्वेंसी हर मीडियम में सेम रहती है। ये फ्रीक्वेंसी को सेम करके कैंसिल कर दें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूले आ गए। इन 3 फॉर्मूले में से 2 का यूज आप वेव ऑप्टिक्स में कर चुके हो। हमने जब वेव ऑप्टिक्स में लिखा था YDSE को पानी में करें, तब इसको यूज किया था। हमने जब YDSE में एक स्लिट के सामने फिल्म रखी थी, तब इसको यूज किया था। तो ये दोनों यूज कर चुके। इनसे ये समझ में आ रहा है कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, म्यू सबसे कम। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। बड़े ध्यान से सुनना भी है, कुछ बड़ी ऐसी बातें हो रही हैं जो हम लिखाते नहीं है, समझाते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ग्लास के ऊपर जब रेड कलर की लाइट इंसिडेंट होती है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.520। जब ग्लास के ऊपर वॉयलेट कलर की लाइट इंसिडेंट होती है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.524। थर्ड प्लेस पे वेरिएशन आता है 1.520, 1.524। हम क्या करते हैं, हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लेते हैं, यानी ये वेरिएशन बहुत कम आता है। तो अगर कभी ऐसा दिमाग में कंफ्यूजन आए कि सर हम तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही लेते हैं, तो वेरिएशन थर्ड प्लेस पे जाता है, इसलिए हम एक ही वो लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। अगर आप में से जो लोग वेव ऑप्टिक्स की रेस करते हैं, तो रेस में एक क्वेश्चन है और वो था आज के लेक्चर पे, और क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक ऑप्शन है ब्रूस्टर एंगल डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ब्रूस्टर एंगल, जिसको पोलराइजिंग एंगल भी कहते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ में लिखा था म्यू बराबर 10 IP, और ये रहा म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दैट मींस पोलराइजिंग एंगल डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आज वो सारे आएंगे। तो अगर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट लिखा होगा तो इसको यूज करना, एब्सोल्यूट नहीं लिखा होगा तो इसको यूज करना। चलो पहले इतना कॉपी करो बच्चे।
हो गया, लिख लिया बच्चे? हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन वेव नेचर को शो करता है। हाँ, डिफ्रैक्शन का मतलब तो बेंडिंग फ्रॉम ऑब्स्टिकल है। डिफ्रैक्शन में तो ऑब्स्टिकल के किनारे से टकराकर मुड़ती है लाइट, और रिफ्रैक्शन में तो मीडियम की प्रॉपर्टी की वजह से बेंड होती है। तो यहाँ डिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं है। चलो अब जरा बोर्ड पर देखो, आज का लास्ट टॉपिक अच्छे से सुनना, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको करने हैं और अच्छे वाले करने हैं। बीच में 2-3 आसान भी होंगे, तो 2-3 थोड़े से आईआईटी से लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस वहीं आते हैं फिगर बेस्ड। वो सारे अपने रेस में दे रखे हैं, तो जरा ध्यान से पहले समझना, क्योंकि आपको लगेगा कि सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन करते समय लगेगा सर ये क्या हो रहा है। कल जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और प्रिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें ये टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा। इसके ऊपर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनता, पर बिना इसके अच्छा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। देखें सारे टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जिसको समझने के लिए एक सरफेस जिसके दोनों तरफ अलग अलग मीडियम हैं, एक लाइट रे फर्स्ट मीडियम से चलते हुए आई, सरफेस पर टकराई, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस फिगर के लिए अगर स्नेल्स लॉ लिखें तो लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो 1 μ2 शुड बी रिटन एज साइन आई बाई साइन आर। इस फिगर में अगर लाइट रे के रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दें इस तरीके से कि लाइट रे उस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो, प्लेन मिरर में जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती थी तो उसी रास्ते पर वापस लौटती थी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि जब फर्स्ट मीडियम में जाएगी तो भी अपने पाथ को रिट्रेस करती चली जाएगी। यानी मिरर रखने के बाद ये बन गई इंसिडेंट रे, ये बन गई रिफ्रैक्टेड रे, तो अब लाइट रे सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, इसलिए लॉ लिखेंगे 2μ1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में कॉमन टर्म्स कैंसिल हो गए, और यहां से ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आ गया। आसान प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में दिया हो, और किसी क्वेश्चन में अगर दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में जरूरत पड़ जाए तो उल्टा करना है। ये बिल्कुल आसान मेथड है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है लाइट रे फर्स्ट से सेकंड में जाए या सेकंड से फर्स्ट में जाए, पाथ सेम ही रहेगा। इसी की जरूरत ज्यादातर प्रिज्म में पड़ती है। आईआईटीज का मनपसंद टॉपिक, जिसके ऊपर क्वेश्चन मॉड्यूल में तो एक ही है एक्सरसाइज 3 में, लेकिन रेस में क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम पैरेलल मीडिया। पैरेलल मीडिया को डिस्कस करने के लिए मैं 4 मीडियम्स ले रहा हूं, लेकिन एग्जाम में कम से कम 3 और ज्यादा में कितने भी आ सकते हैं। आईआईटी में क्वेश्चन 3 पर भी है, 4 पर भी है, क्वेश्चन दोनों आज आपको करना है।
एक लाइट रे पहले मीडियम से चलते हुए आई, सरफेस पे टकराई, जहां टकराई वहां नॉर्मल, रेयरर से डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स, अगेन नॉर्मल, रेयरर से डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स, अगेन नॉर्मल, डेंसर से रेयरर गोइंग अवे। आज सिखाया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर, जिसका ज्यादा वो डेंसर, जिसका कम वो रेयरर, जिसका ज्यादा वो डेंसर, ज्यादा डेंसर कम रेयरर। इस फिगर में इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मान लें, इसे R1 मान लें। मैथमेटिक्स में टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसे R2 मान लें तो ये भी R2 हो गया। बाहर निकलने वाली रे को कहते हैं इमर्जेंट रे, इसलिए बाहर निकलने वाले एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। जेई में जो क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें इस कंसेप्ट का यूज सबसे ज्यादा होता है कि अगर पहला और आखिरी मीडियम सेम है, if first and last medium are same, then incident and emergent rays are parallel and angle of incidence is same as angle of emergence. पहला और आखिरी मीडियम सेम तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम। क्लास 8th के बच्चों को अच्छे स्कूल्स में एक प्रैक्टिकल कराया जाता है जो इसी पर बेस्ड है। वो प्रैक्टिकल कुछ इस तरीके का होता है जिसमें एक ग्लास की स्लैब को एक कागज पर रख देते हैं, एक तरफ 2 पिन, दूसरी तरफ 2 पिन, एक तरफ से देखते हैं तो चारों पिनें स्ट्रेट लाइन में दिखती हैं। ये इसी का प्रैक्टिकल है, एयर, ग्लास, एयर, पहला और आखिरी मीडियम सेम। IIT 2003 का क्वेश्चन भी है, रेस में दिया है, अभी आप करोगे। 3 मीडियम्स पे ये क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करें हर सरफेस पर। पहले लाइट रे एयर से वाटर में आई, A म्यू W बराबर साइन आई अपॉन साइन R1। फिर लाइट रे वाटर से ग्लास में गई, W म्यू G इज इक्वल टू साइन R1 अपॉन साइन R2। और लास्ट में ग्लास से एयर में आई, G म्यू A इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन। अगर तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड सारे मल्टीप्लाई कर दिए, राइट हैंड साइड में कॉमन कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। बीच वाले टर्म को छोड़कर बाकियों को डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएं, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करें केवल इतने पार्ट पर। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से 1/2 म्यू 1 को 1 म्यू 2 लिखेंगे तो 1/G म्यू A को A म्यू G लिख दें। ये फाइनल रिजल्ट बन गया जिसको याद करने की जरूरत नहीं है। याद सबको ये करना है, क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, ये तो याद हो गया। चेक कर लेते हैं किसको याद नहीं हुआ। अगर मैं सपोज ये लिखता हूं 2 म्यू 3, तो 2 म्यू 3 का मतलब म्यू 3 बाय म्यू 2, तो करीब करीब सभी को याद है ये 2 म्यू 3 का मतलब म्यू 3 बाय म्यू 2। आगे मैं अपना नंबर लिख देता हूं 1। चेक कर लेते हैं। इस फिगर में पहला मीडियम एयर है तो जहां मैंने 1 लिखा वो एयर। इस फिगर में दूसरा मीडियम वाटर है तो जहां 2 लिखा है वहां वाटर। इस फिगर में तीसरा मीडियम ग्लास है, जहां 3 लिखा है वहां ग्लास। तो ये याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो क्वेश्चंस करोगे वो सारे इसके ऊपर आने। जो प्रैक्टिकल में बोल रहा था कि कुछ स्कूल्स में कराया जाता है
वो प्रैक्टिकल में मेनली ये फिनोमेना दिखाई देता है जिसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट का मतलब होता है लाइट रे अपने पाथ से बेंड होकर जब निकलती है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये यहां से अंदर गई, ये यहां से बाहर निकल आई, इस तरीके से। फिगर में इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं, ये मैंने इसको आगे बढ़ाया। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट को डिफाइन करता हूं कि व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब, जब लाइट रे किसी ग्लास स्लैब को क्रॉस करके बाहर निकले, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the incident and emergent ray is called lateral shift. पेपर में लेटरल शिफ्ट के नाम से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन में लिखा यही होता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है क्योंकि पेपर में लेटरल शिफ्ट के नाम से क्वेश्चन नहीं आता। इस फिगर में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी रख दें और ग्लास स्लैब की थिकनेस टी मान लें। ट्राइंगल सॉल्व करें। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी कॉस आर देखें। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। फिगर में ए बी है थिकनेस टी, तो यहां से ए सी निकल आया। मैथमेटिक्स में अगर ये एंगल आई तो पूरा एंगल आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये आर तो बचा आई माइनस आर। तो दूसरा ट्राइंगल ले लें ए सी डी, साइन आई माइनस आर। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सी डी अपॉन ए सी। यहां से सी डी सॉल्व कर लें और इसमें ए सी को सब्सटीट्यूट कर दें। ये कहलाता है लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। चलो कॉपी करो और एग्जाम्पल्स लिखो भी है, देखें कितने लोग कितने क्वेश्चन कर पाएंगे।
लिख लिया भाई? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करो। कल स्नेल्स लॉ डिस्कस हुआ था, उसके ऊपर लेटरल शिफ्ट के ऊपर, पैरेलल मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबके ऊपर कलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहचानो अपने आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उस हिसाब से वैल्यूज रखते जाना। पहला क्वेश्चन लिखो। When a light ray moving in air, when a light ray moving in air enters in a medium, enters in a medium of refractive index mu, of refractive index mu, it is found that angle of refraction, it is found that angle of refraction is half of the angle of incidence. It is found that angle of refraction is half of the angle of incidence. Then find the angle of incidence. Then find the angle of incidence in terms of mu. Then find the angle of incidence in terms of mu. स्नेल्स लॉ से करो बच्चे। एयर से जा रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दूसरे मीडियम का म्यू, और क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ, यानी आर की वैल्यू I/2 है। टेग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका यूज करो। यहाँ जो एंगल होता है उसका आधा आधा हो जाता है। तो जैसे साइन आई है तो इसको लिखेंगे 2 साइन I/2 कॉस I/2। साइन I/2 से साइन I/2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले को सॉल्व कर लो। कॉस को इधर शिफ्ट करोगे, इनवर्स हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स μ/2।
Next, some materials have negative value of refractive index. Some materials have negative value of refractive index, which are called metamaterials. Some materials have negative value of refractive index, which are called metamaterials. When a light ray goes from air in a metamaterial, then the 4 options are given. Then 4 options given है. स्नेल्स लॉ अपन लिखते हैं 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मेटा मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन ने बोला नेगेटिव. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. मैथमेटिक्स में माइनस साइन थीटा का मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा. तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि आई पॉजिटिव होगा, आर नेगेटिव होगा. जो 4 ऑप्शंस बने उसमें आई तो सब में ही सेम है, तो आई को तो देखने की जरूरत ही नहीं है. आर को देखना है. साइन कन्वेंशन सिखा रखे हैं और वो ये कहते हैं कि ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव. राइट में पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव. और दूसरा तरीका होती है नेगेटिव अप्रोच. नेगेटिव अप्रोच कहती है गलत आंसर ढूंढ लो तो जो बचा वो सही होगा. पहले ऑप्शन में लाइट रे पास आ रही है तो रेयरर से डेंसर होगा. दूसरे में लाइट रे दूर जा रही है, डेंसर से रेयरर होगा. चौथे में कुछ लोग फोर्थ आंसर बोल रहे थे, तो लाइट रे दूर जा रही है नॉर्मल से, तो वो भी डेंसर से रेयरर होगा. तो केवल यही बचता है. तो दोनों ही तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे. मेथड तो ये है जो मैंने सॉल्व किया है. A light ray is incident on a glass slab. A light ray is incident on a glass slab of refractive index √3. A light ray is incident on a glass slab of refractive index √3 at an angle of incidence 60 degree. At an angle of incidence 60 degree. If the light ray inside the glass
if the light ray inside the glass travels a distance of 5 centimeter, if the light ray inside the glass travels a distance of 5 centimeter, then find the perpendicular distance. Then find the perpendicular distance between the incident and emergent ray. Then find the perpendicular distance between the incident and emergent ray. Solve. हाँ 5√3/2 और एक आंसर आया 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेटरल शिफ्ट कहते हैं. तो लेटरल शिफ्ट निकालना है. लेटरल शिफ्ट के फॉर्मूले में आर आता है. आर नहीं दिया तो पहले स्नेल्स लॉ से आर निकालें. म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर. यहां से आर आ गया 30. अब लेटरल शिफ्ट के फॉर्मूले में रख दें. ठीक है. अब जो लाइन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, गलती कर रहे हो, वो सीखो. क्वेश्चन में लिखा है लाइट रे इनसाइड द ग्लास ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5. तो ग्लास के अंदर लाइट रे जो चलती है डिस्टेंस वो AC है. तो क्वेश्चन में AC गिवन है. ये रहा फॉर्मूला AC वाला. CD बराबर AC इंटू साइन आई माइनस आर. AC की जगह 5, I की जगह 60. तो आंसर हो गया 5/2. थिकनेस नहीं बोला था. कुछ लोग उसमें थिकनेस की जगह रख देते हैं 5. A light ray of frequency a light ray of frequency 2 into 10 की पावर 14 hertz. A light ray of frequency 2 into 10 की पावर 14 hertz moving in air enters in a medium where wavelength is 5000 angstrom. Then find the refractive index of the medium. Then find the refractive index of the medium.
नीट 2013 एयर लिखा है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करो। यस, एब्सोल्यूट का फॉर्मूला म्यू बराबर सी बाय वी, जिसमें वी होता है एन लैम्डा। एन और लैम्डा एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लो। म्यू बराबर 3। A light ray moving in air, a light ray moving in air enters in a glass window. A light ray moving in air enters in a glass window of refractive index mu, of refractive index mu and thickness t. Then find the time taken. Then find the time taken by the light to cross the glass window. Then find the time taken by the light to cross the glass window. अगेन क्वेश्चन में एयर आ रहा है। एयर मतलब एब्सोल्यूट के फॉर्मूले से करना होता है। ग्लास विंडो, विंडो में जो ग्लास लगा होता है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर की ऑर्डर की होती है। अगर थिकनेस बहुत कम होगी तो वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज इक्वल टू थिकनेस। तो वेलोसिटी की जगह लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम निकालना है टी म्यू बाय सी। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो फॉर्मूला अपन ने निकाला टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें ये जो क्वांटिटी आई इसको फिजिक्स में ऑप्टिकल पाथ भी कहते हैं। ऑप्टिकल पाथ यानी लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इन द मीडियम। आप में से जो बच्चे रेस करते हैं, रेस में एक क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स की रेस में वो क्वेश्चन दिया है, कुछ बच्चों से वो सॉल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये है, दो अलग अलग स्लैब्स हैं, एक की थिकनेस L1 दूसरे की L2, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एक का μ2। दोनों में लाइट रेस ट्रैवल कर रही हैं, तो इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पूछा है। ये इसी के ऊपर क्वेश्चन है। हमने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा था, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा। पाथ डिफरेंस यानी डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, ये हो गया डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला टी म्यू या म्यू टी। तो पहले वाली स्लैब में इट विल बी μ1 L1 और दूसरी वाली में μ2 L2। ये रेस में क्वेश्चन गिवन है, शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है।
तो जिन पे नहीं हुआ उनके लिए उसको ऑप्टिकल पाथ के नाम से लिख लो। Figure shows a point source of light. Figure shows a point source of light from which the two light rays incident on the slab from which the two light rays incident on the slab make an angle alpha. Make an angle alpha. Then find the angle between the rays. Then find the angle between the rays emerging from the slab. Then find the angle between the rays emerging from the slab. ये वो पॉइंट था, पहला और आखिरी मीडियम सेम, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल। फिगर बनाओ। जहां लाइट रे इंसिडेंट हुई वहां नॉर्मल ड्रॉ करें, रेयरर से डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स। अगेन नॉर्मल बनाएं, डेंसर से रेयरर गोइंग अवे, डेंसर से रेयरर गोइंग अवे। अगर पहला और आखिरी मीडियम सेम होता है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इनको पीछे बढ़ाएं तो इनके बीच का एंगल पूछा है। फिगर को ऐसे समझ सकते हैं कि इस फिगर को पैरेलली नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को तो पैरेलल जाना है। तो जितना एंगल पहले था उतना ही एंगल बाद में रहेगा, पहले अल्फा बाद में अल्फा। क्या करना था? अरे पहले ही फंडे इतने सारे अच्छे टीचरों से पढ़वाया तुमने, फंडे तो कराया है। क्या करूं? कर लो फंडे। हो गया। फंडे नहीं बनाया तुम लोगों ने कभी? पहले शुरुआत में टीचर्स आए होंगे ना, वो फंडे ही तो कराते थे। नहीं कराते? नहीं कराया? किसी ने भी नहीं कराया? अरे बहुत ही खराब टीचर्स है, पढ़ाते ही रहते थे क्या? नेक्स्ट। हाँ जी,
कौन से सर? वाईपी सर, वो कराते थे फंडे। सर तो बोलते ही कम है, वो तो पढ़ाते बहुत बढ़िया है लेकिन। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी है कि कुछ टीचर्स तो आपको अच्छे ही मिले हैं। अभी कुछ सिलेबस बचा है, बुला लें उनको। अभी हिंदी मीडियम वाले कह रहे थे कि सर वेव थ्योरी बचा है, वो उनको पढ़ बुला लेते हैं अपन। बुला लें। आप इच्छा तो प्रकट किया करो आप। आपकी तो सुनते हैं बहुत, हम लोगों की नहीं सुनते, आपकी सुनते हैं। हाँ, मैं पढ़ा दूं? अरे यार, मेरी कहाँ से बात आ गई, मेरे को तो ऑप्टिक्स खत्म करना दो। हाँ जी, आपकी इच्छा है। चलो खैर, पहले चैप्टर खत्म होते हैं, उन्हें तो फिर पता चलेगा। यहाँ सब बड़े लोग जो होते हैं, साहब लोग, वो प्लान करते हैं, उनके हिसाब से जो जिस बैच के लिए सूटेबल है वो उसको भेजते हैं। इन वाईडीएसई एक क्वेश्चन में करा रहा हूं जो बहुत सारे लोगों पे नहीं हो रहा, तो बाहर पूछते हैं, तो वो मैं क्लास में डिस्कस करा रहा हूं, और एक से मैं 3 समझा रहा हूं, तो वो एक क्वेश्चन है ये। इन वाईडीएसई फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड in YDSC, find the number of maximas formed if distance between the slits is twice of wavelength of light. In YDSC, find the number of maximas formed if distance between the slits is twice of the wavelength of light. चलो जरा ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन से 3 समझा रहा हूं। ये एक मात्र क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2005 में है। इसकी देखा देखी आईआईटी 2006 में आया, और उसकी देखा देखी हमने उसको रेस में डाल दिया गया। अपने मॉड्यूल में एक भी क्वेश्चन इस प्रोफाइल का नहीं है। जरा ध्यान से सुनो, ये साल के लास्ट में जो मेजर वगैरह लेते हैं उसमें ये क्वेश्चंस देते हैं। अच्छे सुनना भी है और ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा है स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट मींस डी की वैल्यू 2 लैम्डा के बराबर है। सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ के ये पहचाने कि क्या निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड, मैक्सिमा यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब ब्राइट फ्रिंज। तो ये बताना है कि टोटल कितनी ब्राइट फ्रिंज बनेंगी। वाईडीएसई में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा, और वाईडीएसई में मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस होता है एन लैम्डा। ये अपन ने डेरिवेशन के बीच में निकाला था, इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, अब शुरू हो रहे हैं। मैक्सिमा बोला है इसलिए एन लैम्डा से इक्वेट कर रहे हैं। डी की वैल्यू रख दें 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। कंस्ट्रक्टिव में एन शुरू होता था 0 से, ये एन की वैल्यू रखी 0 से। साइन थीटा की रेंज -1 से +1 होती है। 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, पर इसके बाद की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जेई मेंस में पहला ऑप्शन दिया था 3, कुछ लोगों ने आंसर टिक किया 3। इनको बना के देखते हैं। देखो, वाईडीएसई में स्लिट का सेंटर, स्क्रीन का सेंटर, स्क्रीन ओ से पी को मिलाने वाली लाइन एंगल बनाती थी थीटा। साइन थीटा बराबर 0, थीटा 0, थीटा 0 आएगा सेंटर पे, तो पहली ब्राइट फ्रिंज बन रही है सेंटर पे। साइन थीटा बराबर हाफ थीटा 30, थीटा 30, तो अगली ब्राइट फ्रिंज
30 पे बनेगी। हमने जब प्रैक्टिकल किया था तो प्रैक्टिकल करते समय सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे दोनों तरफ फ्रिंज पैटर्न बना था। ऊपर 30, नीचे भी 30 पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। साइन थीटा बराबर 1, थीटा 90, एंगल 90 यहां कहीं आएगा, यानी इन्फिनिटी पर आएगा। यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनी, यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनी। टोटल 1 2 3 4 5 आंसर टिक करके आना था 5 मैक्सिमास। अच्छे सुनते जाना भी है, बाद में कॉपी कर लेना, समझ में आ जाएगा तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आईआईटी ने 2006 में सेम क्वेश्चन पूछा, शब्दों का हेर फेर कर दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो। क्वेश्चन ये था, इन YDSE find the number of maximas formed on the screen if distance between the slits is twice of wavelength of light। एक वर्ड जोड़ दिया, find the number of maximas formed on the screen, और स्क्रीन बदलते ही, स्क्रीन लिखते ही आंसर बदल गया। इनफाइनाइट लेंथ की स्क्रीन बाजार में नहीं मिलती। ये दोनों खत्म, आंसर टिक करके आना था 3। फॉर्म्ड अलग हैं, स्क्रीन पर अलग हैं। अपने मॉड्यूल में नहीं, रेस में क्वेश्चन में पूछा, YDSE में अगर स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 2.5 लैम्डा है तो कितने मैक्सिमास फॉर्म होंगे। सेम तरीके से करेंगे, जिसमें D की जगह 2.5 लैम्डा रख दें। लैम्डा से लैम्डा कट गया। ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो कंसेप्चुअल पहले सिखाते हैं, ताकि आप भी 3 साल बाद मेडिकल कॉलेज से फोन करो कि सर मुझे याद आ रही है कंसेप्चुअल पढ़ाने वाले आप ही थे और अब 3rd ईयर में कोई आया है। नहीं तो ज्यादातर तो कहते हैं रट ले, बाद में देखेंगे। सिलेक्शन नहीं होता तो बच्चा कहता है सर कहाँ हो, सर हेलमेट पहन के घूम रहे होते हैं। तो यहां देखो, सारे सीखो। ये जो n की वैल्यू होती है, इसको प्लस माइनस में रखा करो, क्योंकि ऊपर अगर एंगल पॉजिटिव लेंगे तो नीचे नेगेटिव लेंगे। 0 ये प्लस माइनस नहीं होता, 0 तो केवल 0 ही होता है। तो आप काउंट कर लो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही। 1 2 3 4 5 5 मैक्सिमास। ये बनाने की जरूरत नहीं है। उधर चलो, n की वैल्यू रखेंगे 0 से, 0 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चेक करेंगे कितनी वैल्यूज। 1 2 3 4 5। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। 1 से बड़ा नंबर आ जाए तो साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां भी आंसर आएगा 5 मैक्सिमास, ठीक है। अब जो पेपर में नहीं आएगा, मैंने आपको कई बार समझाया कि हमारे यहाँ एक डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट टीम्स हैं। एक वो है जो केवल क्वेश्चन बनाते हैं, एक वो है जो केवल डांस करते हैं। तो ये जिसने क्वेश्चन बनाया, उसने ऐसा क्वेश्चन बनाया जो हाइगन्स थ्योरी का फेलियर था। फिर भी सुन लें। क्वेश्चन ये है, 2 स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस 3 लैम्डा है और स्क्रीन सर्कुलर शेप की है। इस सर्कल पर कुल कितने मैक्सिमास बनेंगे।
मैक्सिमा बनेंगे तो सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही है। अब डी की जगह 3 लैम्डा रख दें, लैम्डा से लैम्डा कट गया, एन की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉसिबल नहीं है। 7 मैक्सिमास, 7 मैक्सिमा अगर बनाए, ये 7 मैक्सिमा बनाए, एक दो तीन चार पांच छह सात, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा अगर आएगा तो, क्योंकि ये जो रियलिटी में वाईडीएसई वाला प्रैक्टिकल होता है उसमें सोर्स के सामने स्लिट होती है। ये रेस में एक क्वेश्चन बनाया किसी ने जिसने ये बोला या जिसका ये कहना है कि सोर्स से जब लाइट एमिट हो रही है तो वेव फ्रंट यहां भी जा रही है और वेव फ्रंट यहां भी जा रही है, जबकि हाइगन्स थ्योरी से बैकवर्ड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं हुआ था। पर ठीक है यार, अब किसी की नौकरी भी चल रही है, तो उसके हिसाब से अगर 7 मैक्सिमास ऊपर बनेंगे तो 7 नीचे भी बन जाएंगे। तो यहां 7 नीचे भी बनाने थे, 1 2 3, चौथा कोइंसाइड कर जाएगा, 5 6 7, तो 2 3 4 5 6 7, अब टोटल काउंट करने थे, तो 7 और 5 12, दोनों कॉपी कर लेना भैया, बाकी नेक्स्ट टाइम पे शुरू करेंगे।